बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं अयूब खान और आप देख रहे हैं अयूब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिंपल पेंडुलम का जो वाइब्रेटरी मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडली जो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। तो इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना पड़ेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन में हो। ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। क्या है? एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन में हो। यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन। अगर हम सिंपल पेंडुलम के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं तो हम ये कह पाएंगे कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या है हमारे पास? सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है कि एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन में हो, या एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन में हो। एक्स से हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन में हो तब उस वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हम सिंपल पेंडुलम के वाइब्रेटरी मोशन के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं तो हम ये कह पाएंगे कि सिंपल पेंडुलम का जो वाइब्रेटरी मोशन है वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो इसलिए हम इन कंडीशंस को सिंपल पेंडुलम के लिए सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद जो है हम सिंपल पेंडुलम के कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास यूज़ होगा एक स्ट्रिंग, एक धागा यूज़ होगा। ठीक है। एक स्ट्रिंग यूज़ होगा इसमें, एक स्ट्रिंग जिसके साथ हम मास को अटैच कर देते हैं। और दूसरा हमारे पास यूज़ होगा ये स्ट्रिंग, और दूसरा बोब हमारे पास यूज़ होगा जो है मास। जिस तरह हम यहाँ पे मास यूज़ करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, बॉब कहलाता है हमारे पास। ये दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगे इसके कंस्ट्रक्शन में। ये हमारे पास है स्ट्रिंग और ये है एक बॉब या एक मास। ठीक है। सेकेंडली सिंपल पेंडुलम के लिए कुछ कंडीशन भी होते हैं कि सिंपल पेंडुलम के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि ये जो स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये इलास्टिक नहीं होना चाहिए। इलास्टिक मतलब ये कि इसके लेंथ में इजाफा नहीं होना चाहिए। जिस तरह रबड़ होता है या एक इलास्टिक स्प्रिंग होता है उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेच होता है, उसके साइज़ में इजाफा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है इसको इन इलास्टिक होना पड़ेगा। इसको जो है फोर्स अप्लाई इस पर होने पर भी इसका लेंथ जो है वो इजाफा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये एक कंडीशन है इसका। क्या है? इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग। कि जो स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं ये जो है इसके साइज़ में इजाफा नहीं होना चाहिए, ये इलास्टिक नहीं है होना चाहिए, इनएक्सटेंडेबल होना चाहिए। ठीक है। एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये जो मास यहाँ पे यूज़ होता है इसका मास इस स्ट्रिंग के मास से ग्रेटर होना चाहिए। जो मास ऑफ द बोप है ये ग्रेटर होना चाहिए मास ऑफ द स्ट्रिंग से। ठीक है। मास ऑफ द bob must be greater than स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के मास से बोब का मास जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है? जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये बोब के रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ होता है, जो धागा यहाँ पे यूज़ होता है, इसका लेंथ बोब के रेडियस से ग्रेटर होना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे जो हमने एक स्फीयर यूज़ किया है ये इसका रेडियस कहलाता है ना।
तो इस रेडियस से ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग must be greater than radius of bob। बॉब के रेडियस से स्ट्रिंग का लेंथ ग्रेटर होना चाहिए। और चौथा कंडीशन हमारे पास है, लास्ट कंडीशन, वो है फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, इस स्ट्रिंग को हमने जिस पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है उस पॉइंट पे फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए, निग्लिजिबल होना चाहिए, जिसको हम ज़ीरो कंसीडर कर सके, ठीक है। ये जो सपोर्ट है हमारा यहाँ पे, ये सपोर्ट क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, ठीक है। अमूमन फ्रिक्शन को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को कम किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को कम से कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चार जो है ये कंडीशन है सिंपल पेंडुलम के लिए, और ये जो कंडीशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है। अगर हम सिंपल पेंडुलम के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि सिंपल पेंडुलम का जो वाइब्रेटेड मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लेट सपोज हमारे पास ये मास है, ठीक है, ये मास है, हमने इसको डिस्प्लेस करके इस पोजीशन तक ले आया। लेट सपोज ये पोजीशन ओ में था, हमने इसको डिस्प्लेस करके पोजीशन ए में ले आया, ठीक है। अब पोजीशन ए में क्या होगा, ये वापस ओ तक आने की कोशिश करेगा। हमने इसको ओ से डिस्प्लेस करके पोजीशन ए तक ले आया, ये पोजीशन ए में रुकेगा नहीं, ये ग्रेविटी की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपने मेन पोजीशन तक आने की कोशिश करेगा, ओ पोजीशन तक आने की कोशिश करेगा। अब जब ओ पोजीशन तक ये पहुंचेगा तो यहाँ पे भी ये रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से सम मोर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। सम मोर डिस्टेंस ट्रेवल करके ये जब आगे आ जाएगा, लेट सपोज इस पोजीशन तक आ जाता है, ठीक है। लेट सपोज मास इस पोजीशन तक आ जाता है, तो यहाँ पे ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन तक आएगा, यहाँ पर इनर्शिया की वजह से ए तक आएगा। इस तरह ये जो है आगे पीछे हरकत करता रहेगा, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब इसमें हमने प्रूफ ये करना है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है, इस मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है। या हम ये प्रूफ करेंगे एक्सेलरेशन वाला, या हम ये रिस्टोरिंग फोर्स वाला प्रूफ करेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जो अप्लाई होती है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स है। जिस तरह हमने यहाँ पे शुरू में फोर्स अप्लाई करके इसको ओ से पोजीशन ए तक ले आया था, अब जो पोजीशन ए में हमने इसको रिलीज़ किया, इसको छोड़ दिया, तो ये वापस अपने पोजीशन तक आने की कोशिश करेगा यूँ। तो कोई फोर्स है जो इसको वापस अपने मेन पोजीशन तक लाने की कोशिश करता है, कोई फोर्स है जो इसको इस पोजीशन ए से वापस अपने पहले वाले पोजीशन तक लाने की कोशिश करता है। तो जो फोर्स इसको वापस लाता है उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक लाता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, द लेंथ बिटवीन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से लेकर ऑब्जेक्ट के पोजीशन तक जितना भी लेंथ होता है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट के पोजीशन तक का लेंथ जो है, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, एक, अब इस केस में हमारे पास जो है मास इस पाथ पर जो है वाइब्रेशन करता है, ठीक है, इस पाथ पर वाइब्रेशन करता है, एक कर्व पाथ है, ठीक है। इस पाथ पर क्या होगा, वाइब्रेशन करेगा, इस पाथ पे वो आगे पीछे हरकत करता रहेगा। अब ये जो है पाथ, ये कर्व पाथ है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन नहीं कर्व पाथ है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिस तरह हमने अभी कहा कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन से लेकर
मेन पोजीशन तक का जो लेंथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। तो इसलिए पोजीशन ए से लेकर पोजीशन ओ तक के स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो फोर्स इसको वापस मेन पोजीशन तक ले आता है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली रिलेशन में है। ये प्रूफ करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास जो है FRES रिस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स जो इस मास को वापस मेन पोजीशन तक ले आता है, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब इस केस में वेट जो है, इस मास का जो वेट है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वो इस मास को, इस ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन तक ले आता है। ये ग्रेविटी की वजह से वापस अपने पोजीशन तक आ जाता है। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट जिसको हम कहते हैं, वेट की वजह से ये पोजीशन ए से ओ तक आता है। तो हम कह पाएंगे कि वेट जो है यहाँ पे एज ए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, अब वेट की डायरेक्शन आपको पता है ये कि डाउनवर्ड होती है। ठीक है, अब ये मास है, इसका वेट क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, जिसको हम वेट, ठीक है, W डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब इस वेट को हम रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते थे, वो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। अब इस वेट को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिजॉल्व करते हैं, तो हमारे पास बनेगा एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, अब देखा जाए तो इनमें एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, वेट के वेक्टर के, जो वेट का जो वेक्टर है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गए दो कंपोनेंट्स वेट के। ठीक है, एक हमारे पास है ये जो कंपोनेंट है, इसको हम कहेंगे mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे पास होगा mg sin थीटा। ठीक है, अब ये mg cos थीटा, mg sin थीटा कहाँ से आया, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, यहाँ पे जिस तरह हमारे पास वेट डाउनवर्ड करता है वेट, ठीक है, और वेट हमारे पास बराबर होता है mg का। ठीक है, अब इसी वेट को यहाँ पे देखें, इसी वेट को हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किए हुए हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास u बनता है, ये वाला कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट है ये वाला। अब इनमें एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे शो ऑफ किया। ये हमारे पास वेट है, ये वाला वेट है, ये वाला इसका mg cos थीटा वाला कंपोनेंट है, और ये mg sin थीटा वाला। अब mg cos थीटा, mg sin थीटा कैसे आया, ये डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, एंगल कौन सा वाला है, ये वाला एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल है। तो अगर ये एंगल है तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या बनेगी हमारे पास, बेस, और ये वेट वाला कंपोनेंट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ट्राइंगल के हमारे पास ये वाला कंपोनेंट बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास बराबर है वेट के, और वेट इक्वल है mg का। तो हम कह पाएंगे कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास mg के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो अरिथमेटिक रेशो से अप्लाई करते हैं, एक cos थीटा, दूसरा sin थीटा। cos थीटा को अप्लाई करते हैं, cos थीटा हमारे पास इक्वल होता था बेस आवर हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो इसलिए हम कह पाएंगे बेस हमारे पास इक्वल होता है, यहाँ पे देखें बेस। लेट सपोज इस कंपोनेंट को हमने, बेस वाला जो कंपोनेंट है इसको हमने नाम दिया WY का। ठीक है, y का W कंपोनेंट है, लेट सपोज हमने कोई भी नाम दे दिया WY, और इस कंपोनेंट को हमने नाम दिया, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हमने नाम दिया WX। ठीक है, परपेंडिकुलर वाले को WX और बेस वाले को WY का नाम दे दिया। अब यहाँ पे बेस जो है ये हमारे पास इक्वल होगा, बेस की वैल्यू क्या है, WY डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास इक्वल है W का। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें cos थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई ओवर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू वाई किसके बराबर होगा, इस डब्ल्यू को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, ठीक है। डब्ल्यू वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू cos थीटा, डब्ल्यू जो है डब्ल्यू वाई के साथ डिवीजन में था, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें W हमारे पास इक्वल है mg का, ठीक है। तो यहाँ पे W की जगह हम पुट करेंगे mg cos थीटा हमारे पास इक्वल है WY का, और WY कौन सा कंपोनेंट था, ये वाला कंपोनेंट, बेस वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बेस वाला जो कंपोनेंट था इसको हमने mg cos थीटा का नाम दे दिया था। यहाँ पे देखें आप mg cos थीटा ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। क्या होगा ये mg cos थीटा, यहाँ पे भी mg cos थीटा जिस तरह हमने लिख दिया था। अब ये जो mg sin थीटा वाला है ये प्रूफ करेंगे। ये किस तरह, ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा mg sin थीटा बनता है, ये वाला कंपोनेंट। देखिए sin थीटा हमारे पास इक्वल होता था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब sin थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे कौन सा वाला कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर हमारे पास है wx, सो wx डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास है w, ठीक है। अब यहाँ पे देखें wx के साथ w डिवीजन में है, उस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सो w sin थीटा इज इक्वल्स टू w sin थीटा इज इक्वल्स टू wx, ठीक है। w जो है wx के साथ डिवीजन में था, उस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इसलिए w sin थीटा इज इक्वल्स टू wx। अब यहाँ पे w sin थीटा, w की वैल्यू पुट करेंगे हम mg sin थीटा इज इक्वल्स टू wx, ठीक है। wx वाला कंपोनेंट कौन सा था, ये वाला परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो इसलिए wx हमारे पास इक्वल आ गया mg sin थीटा का ये वाला, इसलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया mg sin थीटा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फोर्स होगी जो कि अपवर्ड अप्लाई हो रही है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में जो है एक टेंशन फोर्स अप्लाई होती है जो कि अपवर्ड एक्ट करती है। और दूसरी बात, ये जो स्ट्रिंग है इसके लेंथ को हम लेट सपोज L से डिनोट करते हैं, तो ये तीनों स्ट्रिंग जिस पोजीशन में भी जाए मास, ये स्ट्रिंग तो सेम ही रहता है इसका लेंथ, तो इसलिए तीनों पोजीशन में इसका लेंथ L के बराबर होगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो mg cos थीटा है उसकी डायरेक्शन टेंशन फोर्स के अपोजिट में है, यूँ है जिस तरह टेंशन फोर्स अपवर्ड लग रही है, mg cos थीटा जो फोर्स अप्लाई हो रही है इसके अपोजिट में अप्लाई हो रही है, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा अप्लाई होती है टेंशन के अपोजिट में। इस यहाँ पे देखिए आप, mg cos थीटा अप्लाई होती है टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे को, तो हमारे पास एक कंपोनेंट बचा जो यूज़फुल कंपोनेंट है, वो है mg sin थीटा, ठीक है। mg sin थीटा ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होगा जो कि इस मास को अपने मेन पोजीशन तक ले आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस मास का, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। इस वेट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किए, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास बने, एक mg cos थीटा वाला, एक mg sin थीटा वाला। ये जो ये वाला कंपोनेंट है ना, ये हमारे पास बन गया mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बना mg sin थीटा, ठीक है। और ये एंगल है, यहाँ पे देखें ये जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ये दो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। और जो यूजफुल कंपोनेंट बचता है वो वेट का ये वाला कंपोनेंट बचता है जो ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन तक ले आता है, मेन पोजीशन की तरफ होता है ये फोर्स, जो कि हमारे पास है mg sin थीटा,
ठीक है। तो जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि जो फोर्स ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन तक लाता है उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते थे। तो यहाँ पे mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को हमने मीन पोजीशन तक लाता है, इसलिए हमारा रिस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा वाला फोर्स बनेगा। ठीक है, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स क्या बनेगी, mg साइन थीटा। अब एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है। ये हमारा मीन पोजीशन है ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप अगर देखें तो ये अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से दूर जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, ये मीन पोजीशन से दूर जाता है। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से ज़्यादा दूर होगा उतना उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, और जितना करीब होगा उतना डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से दूर जाता है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ ले आता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ ले आता है और डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से दूर जाता है। तो इन दो क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। लेट सपोज हमने इसके साथ लगा दिया नेगेटिव साइन। क्यों लगाया, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। लेट सपोज रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ट्रायंगल हमारे पास बनता है, इसमें अगर गौर करें तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बनता है जिसका एंगल ये वाला है। जिस तरह यहाँ पे एक एंगल था ना, दो कंपोनेंट्स थे, हाइपोटेन्यूज था, बेस था और परपेंडिकुलर था, इसमें भी यही केस है। ये हमारे पास एंगल है थीटा है ये वाला, ठीक है, और ये एल कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, ये एल ये एक्स, ठीक है, ये दोनों एल बराबर है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। यहाँ पे हम अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या होगा, देखिए उस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। जिस तरह आपको पता है साइन थीटा किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर कौन सा है, एक्स है। थीटा के अपोजिट में जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे थीटा के अपोजिट में एक्स है, तो एक्स हमारा परपेंडिकुलर होगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। दोनों तरफ लेंथ ही है, एक लेंथ को ले लें तो हमारे पास साइन थीटा क्या बना, एक्स डिवाइडेड बाई एल बना। ठीक है, अब ये साइन थीटा की वैल्यू है एक्स डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब ये जो साइन थीटा का जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस एम जी, साइन थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दे एक्स डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात पे गौर करें, जो मास है ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग मोशन। वाइब्रेटेड मोशन के दौरान उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा और उसका लेंथ भी चेंज नहीं होगा। ये तीनों क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगे। चेंज होगा तो क्या होगा, एक्स चेंज होगा, मीन्स अगर करीब आ जाएगा तो एक्स कम होगा, दूर जाएगा तो ज़्यादा होगा। एक्स चेंज होता रहेगा लेकिन लेंथ चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, मास चेंज नहीं होगी, ये तीनों कांस्टेंट रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, अगेन एक कांस्टेंट ही आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स। ठीक है, इन तीनों को आप इन दो को मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करो तो अगेन आपके पास एक कांस्टेंट आएगा जो कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप एक बात का ध्यान रखें, आपने देखा ही होगा, लेट सपोज एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, देन एक्स इज इक्वल टू के वाई। इस तरह के इक्वेशन आप देखे होंगे कि आप अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो इसके साथ कांस्टेंट आ जाता है, कोई सा भी एक कांस्टेंट।
तो हम यहाँ पे इसका इन्वर्स करेंगे, मीन्स के इक्वलिटी और कांस्टेंट को हटाकर इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, कांस्टेंट और इक्वलिटी को हटाकर प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, माइनस अपनी जगह पे, एक्स अपनी जगह पे, कांस्टेंट और इक्वलिटी को हटाकर हमने प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ये जो हमने शुरू में कहा था कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हमारा वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये हमारे पास आ गया है। अब एक्सेलरेशन की बारी है, एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल। अब आपको मालूम ही होगा कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू जो है एम ए वो हम इसमें पुट कर देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स की जगह एम ए लिख देते हैं। ये हमारे पास इक्वल होगा माइनस एम जी एक्स बाई एल के। ठीक है, रिस्टोरिंग इस इक्वेशन को ले लिया हमने, ये वाला इक्वेशन, रिस्टोरिंग फोर्स की जगह उसकी वैल्यू एम ए, बाकी माइनस एम जी एक्स वाई एल अपनी जगह पे है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मास इस एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आएगा, तो डिवीजन में जब आएगा तो मास मास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि जी भी चेंज नहीं होता है, एल भी चेंज नहीं होता है, जिस तरह यहाँ पे था हमारे पास। तो यहाँ पे जी और एल चेंज नहीं होते, इसलिए हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स लगा दी। ठीक है, अब कांस्टेंट और इक्वलिटी को हटाकर हम प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो इसलिए हम इन दो रिलेशंस के बेस पर ए और बी पर जो है रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इन दो कंडीशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम का वाइब्रेटरी मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम इस वाइब्रेटरी मोशन के लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को ले लेंगे, ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स बाई एल, ये वाला इक्वेशन हमारे पास जो है, इस इक्वेशन को हमने ले लिया, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी एल एक्स बाई एल। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह g और l कांस्टेंट है तो हम इसकी जगह पे कांस्टेंट पुट कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट x, क्योंकि देखें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को डिवाइड कर लो वापस कांस्टेंट आ जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट x, ये एक वैल्यू है हमारे पास। और इस कांस्टेंट की जगह हम एक और कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं जिसकी वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट हम यूज़ क्या करेंगे, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अब हम इस कांस्टेंट की जगह ये वाला कांस्टेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, एक्स अपनी जगह पे। अब यहाँ पे देखें, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे जी बाई एल को रिप्लेस करके हमने 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर लगा दिया, तो ये सेम चीज़ें हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जी बाई एल इक्वल होता है 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे जो जी बाई एल को हमने रिप्लेस करके 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर लगा दिया, ये सेम चीज़ें हैं। इसे मैं आपको बाद में प्रूफ कर लेता हूँ, पहले ये क्लियर करवा लें। ठीक है, तो हमारे पास देखें एक इक्वेशन ये वाली बन गई, लेट सपोज इसको कह लें ए प्राइम इक्वेशन।
ठीक है। और एक इक्वेशन हमारे पास ये वाला था, जो शुरू वाला इक्वेशन था ये वाला, ये लेट सपोज हमारे पास है बी प्राइम, ठीक है। ए प्राइम और बी प्राइम को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एक्सेलरेशन ही है, तो इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। अब हमने जो है ए प्राइम और बी प्राइम इक्वेशंस को कंपेयर करना है, ठीक है। ए प्राइम में हमारे पास है ए इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर एक्स, और बी प्राइम में हमारे पास है ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल, ठीक है। अब दोनों तरफ जब ए है तो ये इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हम लिख पाएंगे माइनस जी एक्स बाई एल इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर एक्स, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये इसमें माइनस भी लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक्स के साथ कट गया, माइनस साइन के साथ कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा जी बाई एल इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें चाहिए टी स्क्वायर हमें चाहिए, टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड को इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी बाई एल इज इक्वल्स टू, उस तरफ बचा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब इनको जो है जी जो है मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आएगा, और एल डिवीजन में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, जी डिवीजन में आएगा और एल डिवीजन में था इसलिए मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए t और यहाँ पे है टी स्क्वायर, इसलिए हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। टी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी। अब ये कैंसिल आउट, टी हमारे पास इक्वल होगा 4 पाई स्क्वायर, हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई का, क्योंकि 4 अंडर रूट इक्वल है 2 का, पाई स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट 2 पाई, और अंडर रूट हमारे पास है एल बाई जी, ठीक है। क्योंकि इनके साथ अलग अलग अंडर रूट हम ले सकते हैं यूँ, देखें अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर अलग ले सकते हैं, अंडर रूट एल बाई जी, तो 4 पाई स्क्वायर का अंडर रूट 2 पाई आता है और एल बाई जी का अंडर रूट अपनी जगह पे है। तो इस इक्वेशन के साथ हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। अब हमने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी। जिस तरह हमको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कि एफ इज इक्वल्स टू 1/t एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे। एफ इज इक्वल्स टू 1/t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो एफ हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाई 1/अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनेगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, ठीक है। ये इन्वर्स होंगे, एल बाई जी है 1 डिवाइड बाई एल बाई जी अंडर रूट है, तो ये इन्वर्स होकर जी बाई एल अंडर रूट बनेगा, इसका इन्वर्स होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इस रिलेशन के साथ हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गए। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया था 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर का, हमने यूज़ किया था जी बाई एल की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे देखें जी बाई एल को हमने रिप्लेस करके कांस्टेंट लगा दिया था, और कांस्टेंट को रिप्लेस करके हमने 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर यहाँ पे पुट किया था, ठीक है। तो हमारे पास जी बाई एल, मैंने आपसे कहा था कि 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये किस तरह है ये प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है जी बाई एल, मैंने आपसे कहा था जी बाई एल इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। देखें 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, इनके यूनिट्स की तरफ आते हैं। देखें जी का यूनिट हमारे पास है मीटर,
पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ का यूनिट है मीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 जो है ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसलिए इनका कोई यूनिट नहीं बनता, ठीक है, ये जस्ट नंबर्स हैं, पाई भी एक नंबर है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे जस्ट 1 पुट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है। टी स्क्वायर मतलब टी का यूनिट सेकेंड है तो सेकेंड स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मीटर मीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, मीटर तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो 1 डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आवर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बराबर है कि नहीं है, 1 आवर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आवर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि जी बाई एल इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आवर टी स्क्वायर, तो ये सेम चीज़ है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इनकी यूनिट पुट करके देख लेना, जी की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, तो ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर का, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकेंड है तो सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एम एम के साथ कैंसिल आउट होता है, 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जी बाई एल इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आवर टी स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे पुट की थी। अब ये हमारे पास हो गया सिंपल पेंडुलम, जो हमने शुरू में प्रूफ किया क्या है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि इन दो रिलेशन के साथ हम कह सकते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स या एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो इन रिलेशन की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद हमने क्या किया कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, और हमारे पास रिलेशन आ गए टाइम पीरियड का भी और फ्रीक्वेंसी का भी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।